कहां से आएगा। 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं, छोटी छोटी बातें। मेरे सबसे छोटे दामाद दीपक जी मर्दा मेरे साथ आए हैं, जो श्री मर्दा जी कामेश्वर या हमारे समाज के कार्यक्रम में बहुत रुचि लेते हैं। उनके भतीजे हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो शायद अब भारत में ही शिफ्ट होना चाहते हैं। कल उनने मुझसे शाम को चर्चा की। उनने कहा कि अमेरिका में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। आपके पास यदि ठोस योजना है और जमीन आपके पास है तो पैसे की कमी की आप चिंता मत कीजिए। उनने कहा जितना पैसा आपको चाहिए मैं ला कर दूंगा। हमारे विदेशी मित्र हमारी मदद करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक आश्वासन चाहिए, एक आश्वस्ति चाहिए कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। यदि हम इस पैसे के सदुपयोग की आश्वस्ति उन्हें दे सकते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं। और एक बड़ा छोटा सा सूत्र आपको दूं, मैं तो बहुत छोटी बुद्धि का आदमी हूं, बहुत छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। कल मुझे बताया गया कि हमारे समाज की आबादी 15 लाख है। 15 लाख, छोटी सशक्त। अब यदि और इस 15 लाख की आबादी में हर आदमी को भविष्य की चिंता है, मेरे बच्चों का आगे क्या होगा, इस बात की चिंता है। इस चिंता के समाधान की कितनी छोटी सी कीमत। 15 लाख व्यक्ति में आने वाली पीढ़ी और इस देश की तरुणाई के हित में यदि प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया दे दे, 100 रुपया प्रत्येक, तो 1,50,00,000 आ गए। और 100 रुपये जो देने तैयार हो जाएगा, एक शून्य और बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि 15 लाख महेश्वरी 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति एक आदर्श सशक्त भारत के निर्माण के लिए देना के लिए तत्पर है, तो 150 करोड़ रुपया एक दिन में इकट्ठा हो सकता है। छोटा समाज है, किंतु समाज में एक लगन चाहिए। और इसलिए दुष्यंत कुमार की वो बात याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता। एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर ताकत के साथ फेंकने की जरूरत है। एक रामपाल जी सोनी और उनकी टीम यदि 15 से 20 हजार आदमियों को भीलवाड़ा में एकत्रित कर सकती है, तो मुझे एक महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना कोई दूर का स्वप्न नजर नहीं आता। आप किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना करें, चाहे वो महेश्वरी हो, विश्वविद्यालय हो, विद्यालय हो या मॉन्टेसरी या नर्सरी स्कूल, मेरी इस शिक्षण संस्था से कुछ अपेक्षाएं हैं। एक एक वाक्य में 5-7 है, मैं आपसे कह देना चाहता हूं। स्थापना महर्षि समाज करे, किंतु संस्था की सेवाएं महर्षि समाज तक ही सीमित नहीं रहेंगी। देश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता के आधार पर, मेरिट के आधार पर संस्था की सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षण सुविधा देने की व्यवस्था भी इन संस्थाओं में रहे, तभी हमारी संस्थाओं को ये देश स्वीकार करेगा और हमारी संस्था का जो कि स्टेचर होगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होगा। दूसरा, महर्षि शिक्षण संस्था सामान्य शिक्षण संस्था नहीं होगी। शिक्षा का स्तर अति उत्कृष्ट होगा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर न केवल खरा उतरे बल्कि श्रेष्ठ हो। हम विदेश के श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थानों से संपर्क बनाकर के सहयोग प्राप्त कर सके। 3, महर्षि विवेकानंद, दयानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे अनेक महापुरुष एक मत हैं कि जो शिक्षा विद्यार्थी को चरित्रवान और व्यक्तित्व को चहुमुखी विकास नहीं बना सकती, वो शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा का उद्देश्य
व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए आत्मनिर्भर बनाना तो है, पर यह एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अस्तु, माहेश्वरी शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना पर विशेष जोर दें। चौथा, माहेश्वरी शिक्षण संस्था विद्या की जगत में अनुकरणीय आदर्श बने, ऐसा रोल मॉडल जिसका अन्य संस्थाएं उसकी अनुकृति करने का प्रयास करें। पांचवा, माहेश्वरी शिक्षण संस्था की स्थिति, प्रबंधन, शिक्षण और क्रियाकलाप श्रेष्ठतम हो। एवरीथिंग एट इट्स बेस्ट एंड ऑफ द टॉप। सिने जगत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की यही विशेषता थी कि अपनी फिल्म के लिए जिसे भी चुनते थे, कहानी लेखक, कलाकार, संगीतकार, पार्श्व गायक, जो भी हो, वे अपने क्षेत्र का श्रेष्ठतम होता था। इसीलिए उनकी हर फिल्म यादगार और अनूठी बन सकी। छठा और अंतिम, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत हमारे पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग हों। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, ज्ञान का अथाह भंडार अपने में संजोए है। विश्व के विकसित देश हमारे संस्कृत के ग्रंथों में निहित ज्ञान पर शोध कर रहे हैं। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अपनी सफलता का श्रेय उनके संस्कृत ज्ञान को दिया है। यह भाषा अपने भीतर संस्कारों की शिक्षा के मंत्र छिपाए हुए है। नई पीढ़ी में नैतिक मूल्यों के अभाव का सबसे बड़ा कारण उनका ऐसी संस्थाओं में शिक्षण प्राप्त करना है जहां संस्कृत की शिक्षा या तो नहीं दी जाती या संस्कृत का अनादर होता है। मैं अपील करूंगा कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत को महत्ता दी जाए। कल हमारे मित्रों ने कुछ कहा भी, तो पत्र मुझे कल मेरे कुछ मित्रों ने दिए। उन्होंने लिखा है कि आप जब बोलने खड़े हों तो आप ये कहें कि हमारे समाज के लोगों को राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में आगे आना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं, किंतु समाधान का दृष्टिकोण मेरा दूसरा है। राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए केवल कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी योग्यता और समाज में अपना स्थान सशक्त करना चाहिए। राजनीति में प्रवेश अपने आप मिलेगा और इसी प्रकार हमारे जो बच्चे अच्छी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करेंगे वे अवश्य प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे। किंतु इससे अधिक महत्व की एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज देश क्या, संपूर्ण विदेश में भी, संपूर्ण जगत में जो सबसे सशक्त इंस्टीट्यूशन उभरा है, संस्था उभरी है, वह है मीडिया। मेरे एक मित्र मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि आने वाले समय में इस देश की राजनीति का निर्धारण मीडिया करेगा। वो जीतेगा जिसे मीडिया जिताना चाहेगा और वो हारेगा जिसे मीडिया हराना चाहेगा। और तो और हमारे विचार क्या होंगे, हमारा खान पान क्या होगा, हमारा रहन सहन क्या होगा, इसका निर्धारण भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया करेगा। इतना प्रभावशाली है ये मीडिया, इतनी सशक्त है उसकी समाज के ऊपर पकड़। इसलिए माहेश्वरी समाज को एक सशक्त समाचार पत्र का प्रकाशन करना चाहिए। मेरे पास बहुत से समाचार पत्र आते हैं, माहेश्वरी, माहेश्वरी बंधु, माहेश्वरी टाइम्स, बहुत अच्छी पत्रिका निकल रही है, बड़ी अच्छी सामग्री होती है इनमें, कुछ अखबार भी निकलते हैं। किंतु ये सब या तो पत्रिकाएं हैं या प्रादेशिक समाचार पत्र हैं। हमें एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र निकालने की पहल करना चाहिए। मेरी इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए। कोई वक्ता आपको ये बात कहने वाला नहीं है जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसे समझ रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की शक्ति को हमें पहचानना चाहिए, और चाहे आप राजनीति में दखल देना चाहें, चाहे आप इस समाज के सिरमौर बनना चाहें, जब तक एक सशक्त अखबार आपके पास नहीं है, आप इस समाज पर, इस देश पर अपनी पकड़ नहीं बना सकेंगे। आज से 100 साल पहले
अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था। उसे लिखा था कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब जंग मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जिस देश का चिंतन है उस पर अपनी पकड़ ही बनाना है तो हमें ये करना होगा। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आदर्शों की स्थापना करना होगी। मैं एक 5 मिनट में इस विषय में एक 5-7 सूत्र आपके सामने रखना चाहता हूं। केवल सूत्र कह देता हूं, मैं कई स्थानों पर यह बात कहता हूं, आप सब समझदार हैं, सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। कहता हूं मैं हूं, करना तो आपको ही है। परिवार के सदस्य चाहे जितने भी व्यस्त हों, दिन में कम से कम एक बार अवश्य मिलें और साथ बैठें। यह समय देव पूजा का हो सकता है, भोजन का हो सकता है या चाय का हो सकता है, किंतु 24 घंटे में एक बार मिलिए जरूर। दुर्भाग्य से हम तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि अब पति पत्नी दोनों वर्किंग हो गए हैं। कल हमारे वक्ताओं ने इस पर ध्यान दिलाया है। अब पति हैं, रात की ड्यूटी करते हैं, पत्नी हैं, दिन की ड्यूटी करती हैं, 24 घंटे निकल जाते हैं, उनकी भी मुलाकात आपस में नहीं हो पाती। ऐसा हमारे पारिवारिक संरचना होती जा रही है। सप्ताह में एक दिन अवकाश का ऐसा रखें जिसमें कोई काम न किया जाए, केवल साथ समय बिताया जाए। घर के बाहर जाया जा सकता है, पारिवारिक मित्रों के यहाँ जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मिलना भी उस दिन हो सकता है। छोटे बच्चे प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद लें। यात्रा पर जाने और लौटने के समय सभी बड़ों का प्रणाम करना अच्छी परंपरा है। और बुजुर्गों से कहता हूं कि इसमें कंजूसी मत करिए। जब कोई छोटा बच्चा प्रणाम करे तो दिल खोल करके उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। परिवार में विवाद मत करिए। मतैक्य ना हो तो विषय पर बैठ करके शांत चित्त, शांत आवाज और खुले दिमाग से बातचीत कर लेना उचित है। घर में केवल उत्तम पुस्तकों का प्रवेश होने दें। रामायण, गीता और श्रीमद् भागवत अपने घर में अवश्य रखें। पढ़ें या ना पढ़ें कोई अंतर नहीं पड़ता, घर में रखिए जरूर और इसका चमत्कार करके देखिए। दूरदर्शन घर के बीच सामान्य कमरे, जनरल रूम में रखें और दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखने का समय सीमित रहे। कंप्यूटर भी कॉमन रूम में रखें और बच्चे इंटरनेट के द्वारा क्या देख रहे हैं इस पर नजर रखें। बच्चों के सोने और जागने का समय उचित हो, वे देर रात तक न जागें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। ये 100 साल पुरानी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, आज उसे दोहराने का समय आ गया है। बच्चों को देर रात तक मित्रों के घर या अन्य स्थान पर घर से बाहर न जाने दें। मूवी देखने के लिए यथासंभव बच्चों के साथ जाएं। बच्चों के लिए समय निकालें। वे क्या चाहते हैं समझें, जो कहना चाहते हैं सुनें। स्कूल और खेल के मैदान में उन्होंने क्या किया ये सुनाने के लिए अवसर उन्हें दें। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी प्रगति की है कि माता पिता अपनी संतान चुन सकते हैं। बच्चा कब होगा तय कर सकते हैं, बच्चा होगा या नहीं होगा ये भी तय कर सकते हैं। तो माता पिता को तो आज इस विज्ञान ने अधिकार दे दिया कि वे अपने बच्चों को चुन सकते हैं, किंतु उन बच्चों पर दया कीजिए जिन्हें अपने माता पिता चुनने का अधिकार नहीं है। किसी बच्चे को यह विकल्प नहीं है कि अपने माता पिता को चुन सके। इसलिए जिन माता पिता ने अपने बच्चों को चुना है, जिस विज्ञान ने उन्हें अधिकार दिया है, आज की सामाजिक मांग ये है कि उन माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए समय निकालें। बच्चों को खर्च करने के लिए अनावश्यक पैसे न दें। जो भी पैसा दें उसका हिसाब उनसे जरूर लें। हिसाब रखना उनकी आदत में आएगा और वे अपव्यय या अनुचित व्यय नहीं करेंगे। बच्चों को बच्चों की तरह बड़ा होने दें।
अपनी संपन्नता का एहसास बच्चों को न होने दें। मैं अपनी बात के समापन की ओर आ रहा हूं। संत प्रवर सुधांशु जी महाराज कहते हैं कि वो घर स्वर्ग के समान है जिसमें एकता की शक्ति हो, ईश्वर की भक्ति हो, दुर्भावों से विरक्ति हो और गुरु वचनों में अनुरक्ति हो। शक्ति, भक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। गुरु वचनों का अर्थ है जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत और आदर्श, और इनका स्रोत है सत्संग और स्वाध्याय। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस संकल्प लेना होगा कि वो वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर उन जीवन मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करे जो हमारे अपने हैं, जिनका ह्रास हो चुका है या हो रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय के चंडीगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर धनपाल मेली के अनुसार भारतीय जीवन मूल्यों के निम्न आधार हो सकते हैं। एक उन्होंने बड़ी सुंदर पुस्तक प्रकाशित की 6 खंडों में, मानव मूल्य परक शब्दों का विश्वकोश। विलक्षण रचना है। 35 वर्षों की 130 शोधकर्ताओं का अनवरत श्रम उसमें लगा है। जितने भी मानव मूल्य परक शब्द हमारी शब्दावली में हैं, उनका विश्वकोश उन्होंने तैयार किया है। 12,000 रुपये कीमत के 6 खंड हैं। कीमत कुछ भी नहीं है। जो इस पुस्तक की महत्ता, उसके दृष्टिकोण से प्रत्येक परिवार को या पुस्तकालय को, संस्था को ये पुस्तक अपने घर में रखना चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन मूल्यों के 5 आधार हो सकते हैं। जीवन के प्रति आस्था और लगाव, विवेकशील चिंतन, परिवेश का बोध, लोक कल्याण की चेतना और वैयक्तिक उदात्तीकरण अथवा आंतरिक उन्नयन। विषय के उपसंहार के रूप में मैं श्री सुधांशु जी महाराज का एक उद्धरण फिर प्रस्तुत करना चाहता हूं। वे कहते हैं कि वो जीवन निरर्थक है जिसमें प्रेम का प्रवाह न हो, उन्नति की चाह न हो, आध्यात्म की राह न हो और दूसरों की परवाह न हो। वो जीवन निरर्थक है। आदरणीय देवियों और सज्जन वृंद, आज का समय प्रतियोगिता का है। चुनौतियां हमारे सामने हैं। संघर्ष तो हमें करना होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने और केवल भगवान का भरोसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। एक व्यापारी ने अपनी दुकान खोली, मुहूर्त किया, गणेश जी की पूजन की और आंखें बंद करके गणेश जी की प्रार्थना की। सच्चे दिल से प्रार्थना की। गणेश जी प्रकट हो गए। बोले, बच्चे क्या मांगता है, मांग। व्यापारी है, दुकान तो खोली थी, गणेश जी सामने है। उसने कहा जो चाहूं से मांग लूं। अपने व्यापार की प्रगति का एक सूत्र उसे सूझा। उसने कहा गणेश जी एक ही वरदान देंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक BMW कार दे दीजिए। BMW कार, भाई बिजनेस तरक्की करेगा, उससे खूब कमाएगा तभी तो BMW कार आएगी। गणेश जी समझ गए कि मेरा भक्त मेरे से चतुर है। बोले, भक्त तूने मांगा तो है, देने का मन भी होता है, पर मांगने के पहले ये तो सोच लिया होता कि यदि मैं तुझे BMW कार दे सकता होता तो मैं क्यों इस चूहे पर बैठकर घूमता होता। केवल भगवान से मांगने और भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपके सामने इस चुनौती को प्रस्तुत करते हुए, समाधान के लिए प्रेरणा देते हुए, आत्मचिंतन का बोध कराते हुए और मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए इन 2 पंक्तियों के साथ आपसे अनुमति लेना चाहता हूं कि अब आपने दीपक देखा, कल हमने एक दीपक प्रज्वलित किया था। यहाँ आने वाले समय में हमें सशक्त बनना होगा, संघर्ष करना होगा, उसमें विजयी बन के उभरना होगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। आने वाले समय में अब यदि हम इस समाज में प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में जान होगी
वो दिया बच जाएगा, वो दिया रह जाएगा। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले मैं भगवान महेश की वंदना करूंगा, जिनके द्वारा हमारा समाज उत्पन्न हुआ है, और उनकी एक खासियत भी है जिसको हमें मद्देनजर रखना होगा। भगवान शिव की, भगवान महेश की 3 विशेषताएं हैं। पहला, वो बहुत भोले हैं। अपने ससुर के द्वारा, दक्ष प्रजापति के द्वारा अपमानित भी हुए या गलत फहमियाँ भी हुई, उन्होंने उसको कुछ भी ध्यान में नहीं दिया, और वो इतने भोले हैं कि वो इसकी परवाह नहीं करते कि भाई कौन क्या कहता है और क्या सुनता है, हम क्या हैं। वो बहुत साधारण है महेश की संतान है। हमारे अंदर पहला गुण ये भोलेपन का, हम महेश्वरियों में आना बहुत लाजमी है। दूसरा गुण भगवान शिव का वो ये है कि वो बड़े ऑर्डरदानी हैं। नहीं सामर्थ्य होते भी जो भी उनके पास है वो दे ही देते हैं। फिर क्या होगा नहीं होगा, कौन क्या करेगा, उसकी उनको पता नहीं रहता है। ये भावना हम माहेश्वरियों के अंदर में भी होनी चाहिए। जो लाहौटी जी ने बात कही कि जो हमारी सामर्थ्य है, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, हम जरूर दे करके इस समाज को हम आगे बढ़ाएं। और तीसरी विशेषता है भगवान महेश की, वह है वो नीलकंठ हैं। जहर स्वयं पीते हैं, गले में रखते हैं, लेकिन देवताओं का, भले मानुषों का वो कल्याण करते हैं। वो बड़े कल्याणकारी हैं। हमें भी यही चाहिए कि हम इस गुण को जरूर अपनाएं कि हम लोग समाज के प्रति जहर पी करके भी या जहर को ले करके भी समाज के प्रति हमारी भावनाएं बड़ी अच्छी रहनी चाहिए। हम समाज के प्रति आगे बढ़ने का सोच लेके चलें। ये भगवान शिव की जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, जो हमारे जन्मदाता है, इनके इन 3 गुणों का हम माहेश्वरियों के अंदर में जरूर ये कुछ अंश में हमारे अंदर में आना चाहिए। ये मैं आप सबों से कहना चाहूँगा। दूसरी बात, रामपाल जी ने भीलवाड़ा जैसे एक कस्बे के अंदर में इतना बड़ा आयोजन किया, जो कलकत्ते में हम महेश्वरी समाज का एक बहुत बड़ा अंग रहता है वहाँ। लेकिन आज यहाँ पर कल भाई कमल गांधी ने कहा कि भाई आप आइए तभी यहाँ पता चलेगा क्या हो रहा है। मैं अस्वस्थता के कारण आने को इच्छुक नहीं था, तभी 11-12 बजे इनका फ़ोन किया और मैं फिर आया वहाँ से, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ है कि ये इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय कहिए या राष्ट्रीय कहिए, गांव-गांव में, हाँ, ये निश्चित रूप से है कि कम्युनिकेशन के द्वारा हमारे पास ऐसे संचार माध्यम हो गए हैं कि जिनके द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं, और लोगों के पास ये सूचना मिली, सूचना पहुंचाई गई, और हर जनमानस हमारा माहेश्वरी समाज गांव, कस्बे और शहरों से उमड़ पड़ा यहाँ पर। और भीलवाड़ा वालों ने भी दिल खोल करके हम लोगों का स्वागत किया, और ये जो यहाँ पर इतना अच्छा इंतजाम किया है, उसके लिए मैं भीलवाड़ा के प्रति, भीलवाड़ा वासियों के प्रति मैं अपना अभिनंदन जाहिर करता हूँ। तीसरी बात, ये धरती, ये धोरा वाली धरती, हमारे पूर्वजों की धरती, इसको मैं नमन करता हूँ। और ये कल एक बात बड़ी उस सेठिया जी की गीत में जो शाम को मिला धरती दोरा की, उसमें जो पीछे से कमेंट्री दे रहे थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये जो बच्ची डांस कर रही थी तलवार और चाय पे, केटली पे वो चाय बना रही थी, या जो कांटों पे वो डांस कर रही थी, उस बच्ची का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन पीछे से जो कमेंट्री उनकी आ रही थी, वो झकझोरती है
वो हमको एक संबल प्रदान करती है, हमें सोचने को मजबूर करती है। उस बच्ची ने जो जो 2 शब्द यूज किए गए थे, वो मुझे अच्छे, जो कमेंटेटर ने यूज किए थे, कि एक साहस और दूसरा था संतुलन। हमारे अंदर में इन 2 चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये साहस और संतुलन हमारे समाज को बहुत आगे ले जाएगा। ये साहस और संतुलन हम बनाए रखें, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात है, और आगे बढ़ूं, सारी चीज़ें हैं। आज हम बोलते हैं कि बच्चे ये ना करें, हमारे से पूछ के जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो नेट सर्फिंग हो रही है, जो टीवी के चैनल्स हैं, जिस समय 25 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है, जब टीवी नई नई आई थी, उस समय में बताया गया था, मेरे पिताजी ने बोला था कि बेटा टीवी मत लाना, ये टीवी है, नया नया आया था। और आज हर कमरे में टीवी है, तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। नया वर्ष सामने में आ रहा है, समय की भी सीमा है। 2008 सन के लिए मैं आप सब भाइयों को, देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं और ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार, प्रणाम, जय महेश। The basic problems in building a secure future through proper career selection, the problems and the solutions। अर्थात एक सुदृढ़ भविष्य बनाने के लिए आज के युवाओं के सामने आने वाले करियर के विभिन्न विकल्प, चुनौतियां और समाधान। उपस्थित सभी पालक इस समस्या से 2-4 हो चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि सभी के घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और सभी ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपना दखल, कम से कम कुछ डिसीजंस लेने में रखा है। आदरणीय लाहौटी साहब ने बहुत खूबसूरती से जिस विषय पे मैं बोलने वाला हूं उससे संबंधित बहुत अच्छी रोशनी डाली। कुछ चीजें मैं उन्हीं के उद्बोधन से यहां लेकर जोड़ना चाहूंगा। द 5 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस विच अ चाइल्ड मेक्स। किसी भी बच्चे के जीवन में या बच्ची के जीवन में, मैं जब भी बच्चा बोलूंगा तो उसमें बच्चियां भी इंक्लूडेड हैं, ये ध्यान रखें, बल्कि मुझे बच्ची ही कहना चाहिए जिसमें बच्चे इंक्लूडेड हैं। आज की परिस्थिति देखते हुए ये ज्यादा उपयुक्त होगा कि मैं बच्ची प्रयोग करूं और बच्चा उसमें इंक्लूडेड है, रादर देन बच्चा और बच्ची। एनीवे, द 5 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, अर्थात 5 महत्वपूर्ण निर्णय जो हर छात्र अपनी जिंदगी में लेता है। पहला, उसके माता पिता कौन होंगे। यह निर्णय बच्चा, बच्ची या छात्र नहीं ले सकता। अब आप देखिएगा, जब मैं 5 निर्णय के बारे में बता दूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दरअसल छात्र के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक निर्णय, मैं किस स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। यह निर्णय भी पालक करते हैं, बच्चा नहीं, बच्ची नहीं। तीसरा, मैं किस कॉलेज में पढ़ने जाऊंगी। यह निर्णय भी 90% हिंदुस्तानी घरों में माता पिता करते हैं, बच्चियां तो निश्चित ही नहीं और कई बच्चे भी नहीं। चौथा, मैं किस करियर को सिलेक्ट करूंगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, एरोस्पेस इंजीनियर बनूंगा, हॉर्टिकल्चरिस्ट बनूंगा, सेरिकल्चरिस्ट बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, टीचर बनूंगा, जज बनूंगा। यह चौथा बड़ा डिसीजन है जिसमें भी 50% केसेस में निर्णय माता पिता लेते हैं, बच्चियां और बच्चे नहीं। तो बचा सिर्फ एक आखिरी स्ट्रेटेजिक निर्णय, मैं किससे विवाह करूंगा या करूंगी। ये हैं किसी छात्र या बच्चे या बच्ची की जिंदगी के 5 महत्वपूर्ण निर्णय। और जैसा आपने देखा, बहुत कम प्रतिशत में बच्चों के हाथ में कुछ भी है। तो अगर बच्चों के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब माता पिता के हाथ में सब कुछ है। और अगर माता पिता के हाथ में सब कुछ है, तो शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने से पहले उसकी समस्त आधुनिक जानकारी से लैस होना बहुत आवश्यक है। वरना आपके निर्णय कहीं सुनी बातों पर आधारित होंगे जिनका कोई ठोस आधार नहीं होगा।
it is very important to be equipped with the latest modern technical knowledge about various career options, because you are the one who is taking the decision for your child. 4 लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा। हम बच्चों की बहुत बुराई करते हैं, लेकिन आज के बच्चे, मैं पूर्णतः अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर ही बात कर रहा हूं, जो मैंने देश भर में ब्लैक बोर्ड पर उंगलियां घिसते घिसते कमाया है। अगर आप बच्चों से सवाल करेंगे या बच्चों पे ये उंगली उठाएंगे कि हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले काम कहां करते हैं, तो उसका जवाब जो आज की कॉन्फिडेंट युवा पीढ़ी हमें देगी वो ये है कि हम वो दरख्त नहीं, दरख्त माने पेड़, हम वो दरख्त नहीं जो आंधियों से डर जाएं, हम वो मंजर हैं जो समंदर निगल जाया करते हैं। ये आत्मविश्वास आज की पीढ़ी को कहां से मिल रहा है? मेरे अगले कुछ मिनटों के उद्बोधन में मैं इसी पर प्रकाश डालना चाहूंगा और इससे माता पिता क्या सीख ले सकते हैं, क्योंकि विश्वास करें, आने वाले 50 साल उस परिवर्तन के सूत्रधार होंगे जो पिछले 5000 साल नहीं रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यह सीख हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। अनेक किताबें जो उद्धृत की गई, उसके अलावा कुछ किताबें मैं भी माता पिताओं को रेकमेंड करूंगा अपने घरों में रखें। वो लिटरेचर हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, प्रादेशिक भाषा में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लिटरेचर घर में रखें जिसमें विवेकानंद लिटरेचर जरूर हो। देश के सबसे क्रांतिकारी विचारक, उनके जैसा न पहले कभी कोई आया, न उनके जैसा बाद में कभी कोई आएगा, उनका लिटरेचर आप अपने बच्चों तक जरूर लेके जाएं। बहुत आधुनिक विचार हैं उनके, घिसे पीटे पुराने विचार नहीं हैं, और बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, वी ऑल विश टू बी किंग्स, बट लिटिल डू वी रियलाइज दैट द क्राउन विल कम टू अस ऑन इट्स ओन द डे वी आर रेडी फॉर इट। अर्थात हम सब राजा बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि राजा के सिर पर धारण किए जाने वाला मुकुट स्वतः हमारे सिर पर आ जाएगा जिस दिन हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। अपने बच्चों में यह संस्कार डालना कि तुम्हें उस मुकुट के लिए पहले खुद को तैयार करना है, बहुत जरूरी है। अगर आप एक उद्योगपति हैं, अगर आप एक बहुत बड़ी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के मालिक हैं, अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, या आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं और आपके बच्चों को विरासत में यह संस्कार दिए जा रहे हैं कि शिक्षा तो ठीक है बेटा, अल्टीमेटली तुझे आके गद्दी संभालनी है, तो वो बच्चा यह समझेगा कि शिक्षा का इस गद्दी को संभालने के लिए जरूरी प्रवृत्ति से कोई लेना देना तो है ही नहीं। डिग्री तो इसलिए लेनी है कि इसके बिना शादी हो ही नहीं पाएगी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसलिए लेनी है कि उसके बिना दहेज नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सिर्फ इसलिए ले रहे हैं इस देश में कि उस डिग्री से जुड़े हुए महत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डाउरी दे कैन टेक, कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं तो शायद आपको दहेज ही नहीं मिलेगा। हमारे बच्चों में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही हुई इस बात से विश्वास जगाना बहुत जरूरी है। 21वीं शताब्दी में करियर से जुड़े हुए चैलेंज, कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें मैं यहां कहूंगा कि किस तरह हमारे बच्चों को हम उसके लिए तैयार करें। पहली चीज ये समझ लें, जो अर्थव्यवस्था अब बन चुकी है, और खुशकिस्मती से भारत इस नई वैश्विक अर्थव्यवस्था की राजधानी के रूप में प्रमोट हो रहा है सारी दुनिया में, और ये सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है, ये हकीकत है। स्टॉक मार्केट एक गुब्बारा हो सकता है, लेकिन विश्व भर से मिलने वाले सिग्नल एक गुब्बारे की तरफ इशारा नहीं करते। भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन चुका है, अर्थात लैंड, लेबर, कैपिटल, जमीन, मानव श्रम, पैसा, इस सबसे ज्यादा आवश्यक अब हो गया है ब्रेन पावर, अर्थात योर इंटेलेक्चुअल माइंड, आपकी शिक्षा। और शिक्षा से भी एक कदम आके जाकर, जिसे हम कहते हैं फोर्थ वेव इकोनॉमी,
आइडियाज, आप कितने नए नए आइडियाज का संचार अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं, उस पे सारी अर्थव्यवस्था आधारित हो गई है। अगर आप लगातार मार्केटिंग की अगर बात करें, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि एक पता चल जाए किस तरह की अर्थव्यवस्था में हमारे बच्चे जाने वाले हैं। मार्केटिंग की अगर बात करें, मार्केटिंग में एमबीए करने से कुछ नहीं होता। अगर आपके हृदय में स्वतः ही कोई एक अपॉर्चुनिटी को देखकर वहां अपना ब्रांड चिपकाने की इच्छा जागृत नहीं होती है, तो आप एक अच्छे मार्केटिंग वाले कभी बन ही नहीं सकते। मार्केटिंग दिल से निकलती है, डिग्री से नहीं। आइडियाज, दिमाग में अलग अलग तरह के आइडियाज। तो अब अर्थव्यवस्था होगी ज्ञान आधारित। तो आपके बच्चों को हर तरह का ज्ञान न केवल उपलब्ध कराना, देखिए ज्ञान उपलब्ध कराना, किताबें खरीद के घर पे लाके रख दी, उससे क्या होगा? पहली बात तो बच्ची पढ़ेगी ही नहीं, दूसरी बात पढ़ेगी तो उसमें से क्या अर्थ निकालेगी? आपको उसका सहभागी बनकर वो किताबें पढ़वानी पड़ेगी, वो इंटरनेट दिखवाना पड़ेगा, वो मूवीज दिखानी पड़ेंगी, वो डिस्कशन और चर्चा करनी पड़ेगी, जिसमें आप अपने अनुभव का सार डाल सकते हैं। मैं पालकों से रोज डील करता हूं, कई माता पिता मेरे पास आते हैं बड़े दुखी, साहब बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं है, हमने इसके लिए सब कुछ किया पर यह पढ़ना ही नहीं चाहता है। मेरा उनसे हमेशा एक ही सवाल होता है, आपने खुद कितनी बार बिठा के उसको पढ़ाने की कोशिश की? उसका जवाब होता है, एक भी बार नहीं। जिस घर में माता पिता स्वयं बच्चों की डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, वहां के बच्चों का रूप रंग ही अलग होता है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास बहुत पहले से हो जाता है। और इसमें मेरा कहना यह है कि पिता से ज्यादा बड़ा रोल माता का होता है। आने वाली अर्थव्यवस्था के लिए अगर हमें बच्चों को तैयार करना है, तो पहले घर की माताओं को यह रोल समझना पड़ेगा कि उन्हें अच्छा लगे न लगे, उन्हें वो सारी किताबें एक बार कम से कम अपनी नजरों से निकालनी होंगी जो उनके बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। नहीं तो जनरेशन गैप आता है, इसी को हम जनरेशन गैप का नाम देते हैं। बच्चे माता पिता की सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? बिकॉज दे कैन नॉट रिलेट। वो उसमें अपनी छवि नहीं देख पा रहे हैं कि आधुनिक वर्ल्ड की छवि नहीं दिख रही है। वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि माता पिता की तरफ से वो एफर्ट की कमी है। मुझे माफ कीजिए मैं इस तरह के कड़वे शब्द यहां से बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। वर्ल्ड इकोनॉमी जो बदल रही है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं और क्या हमारे देश में उसके अवसर उपलब्ध हैं उसके दोहन के? इस पर मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा, जितनी सुदृढ़ अवस्था में आज भारत और भारत की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आप कितनी भी बुराई कर लीजिए इसकी। मैं खुद आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, मैं आईआईएम में बच्चों को भेजता हूं, इसलिए मैं इसको बहुत करीब से जानता हूं। हम कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन जितनी सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था हमारे देश की है, उतनी शायद दुनिया में किसी भी देश की नहीं है। इसीलिए जब हिंदुस्तानी अमेरिका जाते हैं तो इनवेरिएबली दे आर टॉपर्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस। हमारे यहां बहुत जबरदस्त शिक्षा दी जाती है, जो कहते हैं डंडे के जोर से दी जाने वाली शिक्षा। अब वो एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि छड़ी मारो घम घम, विद्या है धम धम, कि जब तक छड़ी नहीं पड़ेगी विद्या आएगी नहीं। मैं तो इसको स्वीकार करता हूं कि ये बहुत जरूरी है। आधुनिक स्कूलों में नई पद्धति आ गई है कि छड़ी का प्रयोग न करें। मैं ऐसे कई स्कूल्स में एडवाइजर भी हूं, हमेशा मेरा झगड़ा हो जाता है बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा बोलता हूं छड़ी का इस्तेमाल करो, वो बोलते हैं आप ही क्या बात कर रहे हो। छड़ी का अर्थ है सही वक्त पर बच्चे का कान पकड़ना। वो भाषा बच्चा वही भाषा समझेगा, बच्चा और कोई भाषा नहीं समझेगा। अगर आप सही वक्त पे बच्चे का कान पकड़ने से इनकार कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं बच्चे के साथ। इसलिए उसके लिए तैयार रहें। बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, बचपन से उसे समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। मैं इस पॉइंट को फिर से दोहराऊंगा, बहुत आसान सा पॉइंट है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है इसे समझिए, बजाय ये कि आप माता पिता की रुचि किस क्षेत्र में है उसको समझिए। हो ये रहा है घरों में, पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए तो अब उन्होंने ठान ली है कि मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। अरे वो नहीं बनना चाहता, उसमें वो एप्टीट्यूड नहीं है। वो एक बहुत अच्छा मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है, उसे जबरदस्ती चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मत धकेलिए, वो बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये कानून है
जो भी काम आप अपने हृदय से नहीं करेंगे, आप उसमें सिर्फ काम करेंगे, आप दिल से कुछ काम नहीं करेंगे, क्वालिटी कभी नहीं आ सकती। किसी ने टोयोटा कंपनी के फाउंडर से एक बार पूछा कि आपकी कंपनी के व्हीकल्स इतने अच्छे कैसे बन रहे हैं और आप अमेरिकन कंपनी जीएम, फोर्ड, क्राइसलर को बीट करते चले जा रहे हैं विश्व अर्थव्यवस्था में, तो टोयोटा इतनी आगे कैसे निकल रही है? तो टोयोटा के फाउंडर्स ने उसके दो जवाब दिए। पहला, हमारे यहां काम करने वाले हर इंसान को हम एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा याद रखना, ये टोयोटा की कार नहीं है, ये तुम्हारी नाक की इज्जत है। कल को अगर किसी ने उंगली उठा दी अमेरिका में कि देखो जापान की गाड़ी इतनी खराब, तो हमारा झंडा नीचे हो जाएगा, ध्यान रखना। ये पहली चीज, गर्व। दूसरी चीज, उन्होंने कहा हम सुबह काम पे आते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, शाम को काम बंद करते हैं, घर चले जाते हैं, अगले दिन सुबह आते हैं, सिर झुकाते हैं, काम करते हैं, शाम को सिर ऊपर उठाते हैं, घर चले जाते हैं। और हम ऐसा 30 साल से कर रहे हैं और बस अच्छे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। अर्थात सिंसियरिटी, डिलीजेंस एंड डेडिकेशन। अपने बच्चों में हम ये चीजें विकसित करें। पहली चीज, गर्व। कभी भी अपने बेटे या बेटी के इसलिए बुराई न करें कि वो बहुत चंचल है। बहुत अच्छी बात है अगर आपकी बेटी बहुत चंचल है, वो मार्केटिंग में बहुत आगे जा सकती है, बिजनेस डेवलपमेंट में इंदिरा नूही बन सकती है। उसे डांटिए मत कि तू चुप रहा कर, तू बहुत बोलती है, उसे बोलने दीजिए। कल को ये ज्यादा बोलने के लिए वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ बन जाएगी। पेप्सी कंपनी, आपने सबने सुना ही होगा कि इंटरनेशनल सीईओ कोयम्बटूर में जन्मी एक लड़की है, 46 वर्ष की, इंदिरा नूही, जो दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक गिनी जाती हैं। अगर उसके माता पिता ने उन्हें बचपन में ही दबा दिया होता, कुचल दिया होता, तो आज कहां भारत का झंडा वहां लहरा सकता था। ऐसी सैकड़ों इंदिरा नूही हमारे घरों में दबाई जा रही हैं, कुचली जा रही हैं। मेरा अनुरोध है, मेरा करबद्ध अनुरोध है यहां बैठे सभी माता पिताओं से, प्लीज do not stifle the hopes and aspirations of your children, क्योंकि आने वाली अर्थव्यवस्था जो आपने पिछले 50 साल देखे हैं उससे बिल्कुल अलग होगी। वो कानून लागू नहीं होंगे, इसलिए आप उन कानूनों के आधार पर बच्चों को आगे लेने की कोशिश मत कीजिए। मैं इससे बिल्कुल विरोध करता हूं। वो कानून लागू होंगे ही नहीं। मैं खुद एक पिता हूं, मेरा 8 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है। मुझे खुद बहुत तकलीफ होती है। कई बार मैं चाहता हूं कि वो कुछ करें और वो मना कर देते हैं। मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक पिता के रूप में मैंने प्रैक्टिकली क्या क्या अपने बच्चों पे ट्राई किया। लाहौटी साहब ने बहुत खूबसूरती से बताया कि बच्चों को शिक्षा और संस्कार कैसे दी जाए। अब देखिए, बोलना एक बात होती है और एक्चुअली बच्चों पे वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने किया तो मुझे पता चला कि बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। मैंने क्या क्या छोटी छोटी चीजें ट्राई की, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन टीवी पूरी तरह से बंद यानी टीवी चालू ही नहीं होगा उस दिन। आप अपने आप ये पाएंगे कि पूरा परिवार बहुत क्लोज आ गया है। पूरा परिवार, उनके पास चॉइस ही नहीं बची एक दूसरे से बात करने के अलावा कुछ, तो वो झक मार के एक दूसरे से बात करेंगे। और जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसे नए नए रंग निकल के आते हैं जो टीवी के शोर में खो जाते थे। दूसरी चीज, डेली प्रेयर। मैंने अपने बच्चों को डेली प्रार्थना करना सिखाई, एक छोटी सी हिंदी में प्रार्थना बना के। अब बड़ा मुश्किल है उनसे प्रार्थना करवाना। लड़का हफ्ते में 5 बार प्रार्थना कर भी लेता, लड़की साफ मना कर देती है। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूं सिखाने की, लेकिन हो सकता है मैं उसको कभी ना सिखा पाऊं। मैं डंडे के जोर पे करवाऊंगा नहीं। तो इससे पता चलता है कि उनमें किस तरह के गुण मौजूद हैं। तीसरा, इंटरनेट। सभी माता पिताओं को मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों को इंटरनेट उपलब्ध कराएं। आप रोकेंगे, बच्चा पड़ोसी के घर में जाके देखेगा। आप रोक ही नहीं सकते। आप वहां भी रोक देंगे, मोबाइल फोन पर इंटरनेट अवेलेबल है जीपीआरएस के थ्रू, कहां कहां रोकेंगे, संभव ही नहीं है। ज्यादा अच्छा तरीका है आप खुद इंटरनेट सीखिए और बच्चों को बोलिए कि करियर के बारे में आधुनिकतम जानकारियां प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है इंटरनेट, और ये तुम इस्तेमाल करो और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह इस्तेमाल करो। गलती करोगे तो मुझे दुख होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 90% ऑफ द टाइम दे विल नॉट डू एनी मिस्चिफ। सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिससे आप इंटरनेट पे क्या मटेरियल डाउनलोड हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी कंटेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा गंदगी ही डाउनलोड होगी। ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो माता पिता पासवर्ड प्रोटेक्ट करके लगा सकते हैं अपने घरों में। तो इंटरनेट नामक इस खूबसूरत अस्त्र को हम वेस्ट ना करें, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं तो जाके देखेगा। किताबें, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक आम हिंदुस्तानी घर में
2,000 रुपए की नई जीन्स की पैंट खरीदने के लिए माता पिता जितनी आसानी से पैसे दे देते हैं, 80 रुपए का एक अखबार खरीदने के लिए जेब ढीली नहीं कर पाते हैं। मेरे कभी समझ में नहीं आया कि प्रायोरिटीज इतनी गलत क्यों हैं। किताबें खरीदें, अंग्रेजी हिंदी, कोशिश करके अंग्रेजी किताबें जरूरी। रामपाल जी ने मुझसे कहा था, मुझे आदेश दिया था कि अंग्रेजी की महत्ता पे जरूर कुछ बोलिएगा। मैं बोलूंगा, अंग्रेजी किताबें खरीदिए, बहुत अच्छा लिटरेचर अवेलेबल है। बच्चों को अंग्रेजी किताबें पढ़ाएं, देखिए, क्योंकि आने वाला वक्त वो है कि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना और बोलना, 5 चीजें होती हैं किसी भी भाषा में, अगर ये 5 चीजें नहीं कर पाएंगे, आई एम वेरी सॉरी, कंपटीशन में वो टिक नहीं पाएंगे। ये आपको सुन के दुख होगा, मुझे भी होता है। इट इज अ फैक्ट, विदाउट इंग्लिश योर चिल्ड्रन आर रीचिंग नोवेयर। अब उससे हम नफरत करते रहें, एक चॉइस तो ये है। दूसरी ये है कि हम उन्हें अच्छे संस्कार भी दें, हम उन्हें भारतीयता भी सिखाएं, हिंदी भी सिखाएं, संस्कृत भी सिखाएं और अंग्रेजी भी सिखाएं, बहुत जरूरी है। हमारे पास बच्चे आते हैं IIM का सपना लेके, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जिनका गणित बड़ा मजबूत है, अंग्रेजी में 2 लाइनें बेचारा नहीं लिख पाता है। हमें रोना आता है देख के कि अगर इसको थोड़ी भी अंग्रेजी आती तो आज हम इसको कहां से कहां पहुंचा देते। और अंग्रेजी सीखने में कई वर्षों का समय लगता है, वो सिर्फ 1 महीने या 2 महीने किसी क्लास में जाके नहीं सीखी जा सकती। आप अगर अभी से शुरू करेंगे तो बच्चा 10 साल बाद सीखेगा, ये मान के चलिएगा। मैं बहुत खुशकिस्मत था, मेरे पिताजी ने बचपन में घर में अखबार, मैगजीन, किताबें, नॉवेल्स हमें ला के दिए और हमें मजबूर किया पढ़ने के लिए। वो चीजें जुड़ते जुड़ते सालों में कहां पहुंचा देती है बच्चे को, आप विश्वास भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये एक जरूरी चीज थी। एक और चीज जरूर कीजिएगा अपने घर में बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, एक विश्व का मानचित्र, ग्लोबल पॉलिटिकल मैप और एक ग्लोब, बत्ती वाला एक ग्लोब जो घूमता है, वो ग्लोब जरूर खरीद के लाएं, घर में रखें और बच्चे के साथ डिस्कस करें कि कौन सा देश कहाँ है, किसकी राजधानी कहाँ है, क्या है। बच्चों को बहुत मजा आने लगता है इसमें, और इससे आप बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के बच्चों के साथ अगर आपको संबंध बनाने हैं तो उसका तरीका जोर जबरदस्ती नहीं है, उसका तरीका है उनके दिलों को जीतना। और दिलों को जीतने के लिए इस तरह का ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूं, एक विश्व का मानचित्र हो गया, बड़ी सी दीवार पे लटका लीजिए, एक ग्लोब हो गया, बैठिए साथ में 5 मिनट, बहुत खूबसूरती से। लाहौटी साहब ने कहा कि कम से कम दिन में एक बार हम खाना जरूर साथ में खाएं। सही बात है, कोशिश करें कि कम से कम एक बार का भोजन पूरे परिवार का साथ में, और उसमें 10 मिनट देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, इस पे चर्चा कीजिए। बच्चों को पता चलेगा कि आपको कितना कुछ आता है। दे विल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू एज देयर मेंटर्स एंड टीचर्स, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज मोस्ट पेरेंट्स फेस, कि वो अपने माता पिता की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं बच्चे कि इन्हें क्या आता है, ये हमें करियर के बारे में क्या बताएंगे। वो विश्वास जीतिए, उसके बिना मुश्किल होगी। आज वो सारे करियर जो पहले वर्जनीय समझे जाते थे पूरी तरह से एक्सेप्टेबल हो गए हैं। पढ़े लिखे घरों की लड़कियां जिन्हें घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी, आज पूरी खुशी से जमीन से 40,000 फुट ऊपर सारी दुनिया को चाय और कॉफी पिला रही हैं और खाना परोस रही हैं। एयर होस्टेस, स्टीवर्डेस, एयर क्रू, फ्लाइट मैनेजर्स, पायलट्स, ये करियर इतने जल्दी आ गए हैं मेन स्ट्रीम में कि आप अपने बच्चों को इन नए करियर्स के बारे में जरूर बताएं। मैं ऐसे कुछ करियर्स आपको पढ़ के सुनाता हूं जो नए नए करियर्स आए हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं चाहता था कि स्लाइड शो के माध्यम से बताता, बट रोशनी की वजह से हम स्लाइड शो कर नहीं पा रहे हैं। एयर क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, केबिन क्रू, केबिन सेफ्टी क्रू, कस्टमर सर्विस, इन फ्लाइट केटरिंग, टूर मैनेजमेंट, टिकटिंग ऑफिसर्स, फूड एंड बेवरेज एग्जीक्यूटिव्स, हाउस कीपिंग एग्जीक्यूटिव्स, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स, बैंक्वेट मैनेजर्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री के ये नए आयाम खुल गए हैं, जिसके लिए विश्वास करें आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए: अंग्रेजी का ज्ञान, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और शायद 6 या 12 महीने का उस क्षेत्र से संबंधित एक डिप्लोमा। कई बार तो उसके बिना भी नौकरी मिल रही है क्योंकि नौकरियां ज्यादा है, लोग कम है। तो अगर आपका बच्चा या बच्ची कॉन्फिडेंट है, उसके कॉन्फिडेंस को दबाइए मत। हो सकता है कल को वो किसी बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी का फ्लाइट सेफ्टी सुपरवाइजर बन जाए।
जहां वो महीने की 1 लाख की सैलरी ड्रॉ करेगा। शायद आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप इतनी सैलरी नहीं पा पाएंगे जितना एक सेफ्टी सुपरवाइजर बन के किसी एयरलाइन में आप उतनी सैलरी ड्रॉ कर लेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिसिनल क्लिनिकल रिसर्च के क्षेत्र में, फैशन और एक्सेसरीज डिजाइनिंग, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस में 50 नए करियरों का आवागमन चालू है। आपके बच्चे इन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी मैंने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। आप मेरी वेबसाइट से इन सभी क्षेत्रों की जानकारियां डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का मैं आपको आईडी बता देता हूं जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंटरनेट का जमाना है, सारी जानकारी मुफ्त में जितनी चाहें आपको मिल जाएंगी। मेरी वेबसाइट है www.pteducation.com/careers। आप इस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, एक पूरा पेज खुलेगा जिस पे आपको बहुत सारी लिंक्स मिलेंगी। जो मैंने अभी बताया वो आप उसके पूरे फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। www.pteducation.com/careers। ये हुई करियर की बात। अंग्रेजी के बारे में, अपने बच्चों में अंग्रेजी विकसित करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। सस्ते, सरल और एकदम सुलभ टिप्स। एक अंग्रेजी अखबार अपने घर में लगाएं, केवल एक अंग्रेजी अखबार। जरूरी नहीं है कि 5 या 6 अंग्रेजी अखबार लगाने की जरूरत है। हाँ जी, www.pteducation.com/careers CAREERS। और मेरा ईमेल आईडी है sm@ptindia.com। आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं सीधे तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। sm मेरे नाम के लिए संदीप मानूधन है @ptindia.com। अंग्रेजी के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा माता पिताओं को। एक अंग्रेजी अखबार घर में लगाएं, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़वाएं। अच्छी डिक्शनरी, एक अच्छा थिसॉरस साथ में रखें। इंटरनेट का फायदा यह है कि ऑनलाइन डिक्शनरी मिल जाती है आजकल। आपको कोई शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द समझ नहीं आया, उसमें जाके टाइप कीजिए, 10 से 50 उसके मीनिंग सामने निकल आते हैं। तो हुआ यह है कि नई तकनीकों के माध्यम से शिक्षा लेना और शिक्षा देना क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित होता चला जा रहा है। मैं खुद जब किसी लेक्चर की तैयारी आज से 5 साल पहले करता था तो मुझे दुनिया भर की किताबें सामने रखनी पड़ती थी। आज मैं सिर्फ अपना लैपटॉप, कंप्यूटर लेके चलता हूं, दुनिया में कहीं भी जाऊं, उसमें इंटरनेट है, पूरे लेक्चर बन जाते हैं ट्रैवल करते करते। क्योंकि इंटरनेट से आप मटेरियल डाउनलोड कीजिए, काम की चीजें रखिए, बेकार की चीजें हटाइए, 4 सॉफ्टवेयर्स को मर्ज कीजिए और एक सुंदर सा लेक्चर तैयार। तो इतनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी को हम दुत्कारें क्यों, इसका हम इस्तेमाल करें। तो पहली चीज थी अंग्रेजी अखबार। दूसरी है अंग्रेजी मैगजीन्स। अच्छी अच्छी अंग्रेजी मैगजीन्स प्रकाशित होती हैं देश में, 1 या 2 आप घर पे लगाएं और बच्चों को प्रोत्साहित करें वो पढ़ने के लिए। और तीसरी चीज है अंग्रेजी में बोलना। कम से कम 15 से 20 मिनट अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अंग्रेजी में आपसे बात करें, और नहीं तो कांच के सामने खड़े होकर किसी भी विषय पर 15 मिनट, आईने के सामने खड़े होकर 15 मिनट किसी भी विषय पर बोलें। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके बच्चे को 21 या 22 साल की उम्र में यह सोचने की नौबत नहीं आएगी कि काश मुझे अंग्रेजी आती तो आज मैं ये इंटरव्यू में जरूर सफल हो जाता। तब रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 5 साल, तब तक तो दुनिया पलट जाएगी। 21 से 30 वर्ष की उम्र वो उम्र है, आज की दुनिया की बात करूं, आज के भारत की, वो उम्र है जिसमें आपका बच्चा या आपकी बच्ची किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन पर पहुंच सकता है। विश्वास करें, यह संभव है। अगर सही ग्रेजुएशन, सही पोस्ट ग्रेजुएशन सही वक्त पे आपने करा दिया, बच्चे ने कर लिया, बच्ची ने कर लिया, और 22-23 वर्ष की उम्र से बच्ची ने करियर के क्षेत्र में कदम रख दिया, 30 की उम्र तक आते आते कंपनी के शीर्षस्थ स्थान पर आपका बेटा या आपकी बेटी विराजमान हो सकती है। पॉसिबल है। क्या क्या स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए, पॉइंट वाइज मैं कुछ आपको बता देता हूं, जो आप चाहें तो दिमाग में नोट कर सकते हैं। सबसे पहली स्किल
जो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों में डेवलप करें, लीडरशिप स्किल्स। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लीडरशिप के मौके प्रदान करें और बच्चों में वो लीडरशिप स्किल डेवलप करें जिसके आधार पर कल वो अपने एक समूह का संचालन कर सके। दूसरी चीज, बच्चों को ईमानदार बनाएं। बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में। ईमानदार बनाने के तरीके बताता हूं। बच्चों को पॉकेट मनी दीजिए, पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूं जो मैं अपने बेटे के साथ करता हूं। महीने की पॉकेट मनी है 500 रुपए, पैसा नहीं दिया है, 500 रुपए तुझे खर्च करने हैं। अब तू जैसा चाहे खर्च कर सकता है। तो अगर तुझे मैकडॉनल्ड में जाके बर्गर खाने हैं तो तू हिसाब जोड़ ले, 80 रुपए हो गए आज के, माइनस कर दे, 420 रुपए बचे तेरे खाते में। अब तू ऐसा करके तेरे 500 रुपए तेरी मर्जी से खर्च कर सकता है। बिल्कुल छुटपन से बच्चों में इस तरह से मनी मैनेजमेंट की आदत डालिए। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जो कि बहुत जरूरी है इस मंच से कही जानी, अपने लड़के और लड़की दोनों के मन में स्त्रियों के प्रति, नारी जगत के प्रति इज्जत का भाव डेवलप करने के सभी संस्कार डालिए। बहुत दुख के साथ कहने में आता है कि आजकल के बच्चों में, खासतौर के लड़कों में, जिस तरह का ये लोग एक्सपोजर पा रहे हैं, लड़कियों के प्रति, नारी जगत के प्रति, लेडीज के प्रति इज्जत कम होती जा रही है और ये बहुत खतरनाक सिग्नल है। ये सिग्नल हमें नॉर्थ इंडिया में दिखाई दे रहा है एडवर्स सेक्स रेशियो के रूप में। नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में सेक्स रेशियो मेल फीमेल हो गया है 1000:750, जो कि एक बिल्कुल भयानक परिस्थिति निर्मित हो गई है। बच्चियों को मारा जा रहा है पैदा होने के पहले ही, पैदा होने के वक्त, पैदा होने के बाद। और जो जिंदा बच जाती हैं उनके प्रति लड़कों के मन में इज्जत ही कभी पैदा नहीं करवाई जाती। घर के सारे काम लड़कियों से ही करवाए जाते हैं, लड़कों से कभी नहीं। तो लड़का ये मान के ही बड़ा होता है कि मैं तो राज करने के लिए पैदा हुआ हूं, काम तो सारा लड़की करेगी। ये संस्कार गलत हैं। ये संस्कार इसलिए गलत हैं कि आने वाले समय में ये चलेगा नहीं और बदलाव माता पिता को ही करना पड़ेगा। फाइनली, अपने बच्चों के प्रति अपनी 100% जिम्मेदारी को समझें और अपने बच्चों को हमेशा ये लाइन बताएं जो एक बहुत खूबसूरती से किसी शायर ने कही थी, हमने देखे हैं सपने तो बहुत, हमने देखे हैं सपने तो बहुत, खुद को समझना अभी है बाकी। अर्थात बड़े बड़े सपने हम जरूर देखें, लेकिन उसके नीचे यथार्थ के धरातल पर तैयारी कई सालों तक करवाएं, तभी स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई सूक्ति चरितार्थ होगी। नए नए करियर के आयाम हमारे बच्चों के रीच में पहुंच पाएंगे और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी कर सकूंगा, जैसा भी महासभा आदेश देगी, सोनी जी बताएंगे, मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। तन मन धन से मैं इसके लिए तैयार हूं। आई एम रेडी। मुझे यह बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि अगले वर्ष से हमारी संस्था ही एक चेन ऑफ बिजनेस स्कूल शुरू करने जा रही है। मैनेजमेंट कॉलेजेस की एक श्रृंखला देश में शुरू करने जा रही है, जिसमें अत्यंत आधुनिक तरीके से विद द राइट इंडियन वैल्यूज एंड वेस्टर्न वैल्यूज विच आर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ टुडे हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। पहले राउंड में हम 3 शहरों में ये कॉलेजेस शुरू करेंगे और बढ़ते बढ़ते 5 वर्षों में कम से कम 50 जगह ये चालू करने का हमारा पूरा प्लान है। उसके लिए, उसमें भी मैं समाज के बच्चों के लिए जो कर सकूंगा मैं करने के लिए तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय महेश। अगर आप देखें, आज से 100 या 150 साल पहले एक समाज के बारे में जो सोचा जाता था वो ये था कि एक समाज जो कि व्यवसाय में जुटे हुए हैं, छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं, सीमित दृष्टिकोण के साथ में अपना जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, एक छोटा सा समाज और अपने क्षेत्रों में सीमित तौर पर कार्य करते हुए अपने छोटी छोटी गतिविधियों को आगे बढ़ाता हुआ एक समाज। ये बात आज से 150 या 200 साल पुरानी हो सकती है। उसी बात को अगर हम आज समय के पहलू में देखें, आज 150 साल के बाद एक समाज जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसेस में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, एंटरप्राइज में समाज के सदस्य लगे हुए हैं। समाज चूंकि छोटा है तो उसके जो 2-3 एडवांटेजेस हैं, 2-3 फायदे हैं, वो ये भी हैं कि
कुछ भी करना यहाँ पर बहुत आसान है। एक सबको मिलकर कुछ भी योजना बना के उसको आगे ले जाना भी बहुत आसान है। उन योजनाओं के ऊपर आपस में मत विभाजन हुए बगैर उनको एक सम्मत तरीके से करना भी बहुत आसान है। ये समाज 90% उन लोगों से आज बसा हुआ है जो कि वो सक्षमता नहीं रखते हैं वो सब चीज़ें करने की, वो सब चीज़ें अनुभव करने की, जो कि एक बुद्धिजीवी वर्ग और जो हम जैसे जो लोग हैं जो समाज में उन चीज़ों का अनुभव करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम अपने काम कर रहे हैं, लाहूटी जी ने इस बात को बहुत ही अपने अभिवादन में कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में से कुछ समय या कुछ रिसोर्स अपने समाज के जो वो मेंबर्स हैं जिनको आज उन चीज़ों का अनुभव नहीं है, जो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अपना ध्यान उसमें केंद्रित करें। तो आइए चलिए आज हम सभी इस बहुत ही रोचक विषय के ऊपर और उन वर्ल्ड लीडर्स की सीखों की समीक्षा एक इस बड़े विश्व कुंभ में आयोजित महाकुंभ के समान ही है वहाँ पे आके करें। वैसे तो माहेश्वरी समाज सब जानते हैं, हर परिवार के, हर माहेश्वरी समाज के रक्त में अर्थ कमाने की कला तो जन्म से ही बरकरार है। उसे उसके कला के लिए कोई विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। यहूदियों के बाद में यदि विश्व में माहेश्वरी समाज का ही नंबर आता है बुद्धिमत्ता और उद्यमता के हिसाब से, ऐसा कल श्री रामपाल जी ने उसको वापस वैलिडेशन किया था, मैंने तो कहीं से सुना था। इस ईश्वरीय प्रदत्त उपहार को परिवर्तित करने में अवसरों के रूप में कैसे उसको क्रियान्वित करें, ये आज विषय की पृष्ठभूमि है, ताकि सभी को समुचित फायदा हो और उसके साथ उसी कड़ी में समाज और राष्ट्र लाभान्वित हो। नेपोलियन बोनापार्टे ने कहा था, योग्यता और अवसर दोनों अलग अलग होते हैं। तो चलते हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे संदीप जी ने कहा था कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कई चीज़ें बताई, अखबार के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। मैं थोड़ा सा उसमें एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ। एक मेरे भाई ने स्विमिंग के ऊपर दुनिया की सारी किताबें पढ़ी, सारे इंटरनेट की साइट्स में देखा कि स्विमिंग कैसे किया जाता है, कैसे जंप लगाया जाता है, कैसे उसमें हाथ चलाए जाते हैं। जब वो नाव के अंदर बैठा और नाव डूबने लगी, नाव का मल्ला तो चल के पार हो गया और वो सिर्फ किताबें पढ़ता हुआ डूब गया। नॉलेज के साथ साथ में आपको उसकी स्किल्स आनी चाहिए, उसकी दक्षता आनी चाहिए। नॉलेज प्लस दक्षता जब जाके बनती है योग्यता। अब योग्यता का तो सवाल यहाँ तक आ गया। अवसर एक अपने आप में अलग चीज है, क्यों नहीं ये योग्यता और अवसर मिलाने का जो एक चिंतन का विषय है, क्यों नहीं हम हमारे इष्ट देवों से ही सीख लें, ताकि किसी को कोई ईगो भी हर्ट नहीं हो और कहीं कोई विरोधाभास नहीं हो। जैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आप सब जानते हैं। यदि अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर बहुत इफेक्टिव उनके अपार बल और सामर्थ्यता का जब याद दिलाई, तब हनुमान जी ने पूर्व निर्धारित रूप से, दृढ़ संकल्प से, सही दिशानुसार से अपने सारे कर्तव्य सिद्ध कर डाले। और यही नहीं, जो कर्तव्य उनको दिए गए थे उन्होंने उससे ज्यादा कहीं कर डाले, बियॉन्ड, जैसे आउट ऑफ बॉक्स करते हैं। मैं उस सब्जेक्ट पे भी आऊंगा। विशुद्ध विज्ञानम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लागी अवतारा, सुनत भयउ प्रवताकारा। ये बल बुद्धि की बात है, डायरेक्शन की बात है, क्लियर विजन की बात है। ये विजन 2020 माहेश्वरी समाज का तो उससे पहले होना चाहिए। आइए सरस्वती जी से क्या बात सीख सकते हैं? एथिकल प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब फाउंडेशन के बिना बाकी सब कुछ अधूरा है। गणित की भाषा में यदि सरस्वती जी की जो सीख है उसको
मल्टीप्लिकेशन या इंटू के बाद में, क्रॉस के बाद में उसकी वैल्यू यदि 0 होती है, तो चाहे कुछ वैल्यू आपकी हो, यदि इंटीग्रिटी की वैल्यू 0 है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। सरस्वती जी की भाषा में मधुर भाषी, किसी को ऐसा नहीं बोलो जिससे उसका कोई हर्ट हो, उसकी फीलिंग्स को हर्ट हो, और जो हृदय में है वही मुख से बोलो। कई बार ऐसा होता है हार्ट में कुछ है और बोलना कुछ है, आधा इधर आधा उधर, ये बातें हर जगह लागू होती है। और लीडरशिप की बात आई थी, मेरे ख्याल से गणेश जी से ज़्यादा कोई बड़ा लीडर की अपने को सीख नहीं दे सकता है। गणेश जी के सिर्फ मैं 4 बिंदुओं पे पहले ध्यान कराऊंगा। वो है सिर, फोरहेड, उनका बड़ा मस्तिष्क ये सोचने को अपने को बाध्य करता है, टाइम आ गया बड़ी सोच। यदि बड़ी सफलता पानी है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। ग्लोबल विजन बोलो, ये बुद्धिमत्ता का उनका सिंबॉलिक पार्ट है। 2 कान, भगवान ने 1 कान नहीं दिया है, 2 कान दिए हैं, 1 मुख दिया है। उल्टा करते हैं। सुनने का मतलब है कि सुनने की तत्परता हो, आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें एक लर्नेबिलिटी एटीट्यूड होना चाहिए। 2 कान देने का मतलब है, पर जब बोलते ज़्यादा हैं तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन या व्यवसाय में, परिवार में, हर क्षेत्र में कई जो नए नए सुझाव, नए आइडियाज़ और जिसी से इनोवेशन हो सकता है, नए जो न्यूज़ होती है, और उससे हम वंचित रह सकते हैं। ईयर्स के बारे में एक छोटा सा एनेक्डोट मैं कहना चाहूँगा। जैसे संबंध होने के पहले लड़का बोलता है और लड़की सुनती है, लड़की सुनती है। जब संबंध हो जाता है, शादी तक लड़की बोलती है और लड़का सुनता है, और जब शादी हो जाती है तो दोनों बोलते हैं और पड़ोस वाले सुनते हैं। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया, ये इतना सरल नहीं है। योग्यता और अवसर दोनों का कैसे संगम हो, इसके बीच में जैसे एक चीज आती है, जैसे हम कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच में माया आती है, वैसे योग्यता और अवसर के बीच में एक अपना मानस पटल आता है, जिसे माइंड सेट कह सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, इसके 4 लेयर्स होते हैं, इसकी 4 खंड है। जैसे अपन कहीं रामलीला देखते हैं, रामखंड, भरतखंड जैसे होते हैं, इसके 4 खंड है। पहला खंड है चढ़ने वाला खंड। चढ़ने वाले खंड में ये लोग अपने गायों और बकरियों भेड़ों की तरह चलते हैं, जहां उनको चढ़ने को मिल जाता है, दूसरा दिमाग नहीं लगाते हैं, दूसरी योग्यता नहीं लगाते हैं। चढ़ने वाला खंड। मैं किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष के प्रति बात नहीं कर रहा हूं, ये जिन्होंने एक उदाहरण के तौर पे दिया है, मैं उसका जस्ट उद्गार कर रहा हूं। दूसरा आता है निहारी का खंड, ऑब्जर्वेशन। ये देखते हैं, ट्रेंड को देखते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये बिल्ली रास्ता काट गई, 3वां रास्ता काट गई, काम नहीं बन रहा है, एक ऑब्जर्वेशन बन जाता है, निहारी का खंड। ये निहारी का खंड का नाम है। तीसरा होता है वैज्ञानिक छानबीन खंड। ये लोग लॉजिक को समझते हैं, क्या होगा, ये करने से ये होगा, एक तथ्य कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी में जाते हैं, अपने वैज्ञानिक दिमाग लगा के, और फिर निष्कर्ष पे आते हैं कि ये रोजगार करना है या ये काम करना है और इससे ये आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, जरूरत है अपने को 4थे खंड में आने की, और उसका नाम है चुनौती खंड, कंटेम्पलेशन। और ये खंड जब मिलता है, जब आदमी अपने माइंड सेट से आउट ऑफ बॉक्स, एक अपनी जो सीमा दिख रही है उसके बियॉन्ड आप जरा नजरिया दौड़ाइए, सागर का दूसरा छोर नजर नहीं आएगा। मनुष्य के दिमाग का, इमेजिनेशन का भी वही हालत है। आज यदि आप उसमें दूसरी जगह नजर दौड़ाएंगे, उस इमेजिनेशन नजर से आपको कई ऐसे अवसर मिल पाएंगे जिसको बोलते हैं यूनिक अपॉर्चुनिटीज। मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आपका थोड़ा मन बहलाव करूंगा। मच्छर का काम होता है आदमी का खून चूसना और काट के खून चूसना। ये तो उसका हो गया कि साइंटिफिक छानबीन से वो चल रहा था कि भाई काटने से खून मिलेगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा और ऐश करूंगा। जब उसको मैंने चुनौती खंड में लेके आके बात की तो आप देखिए क्या होता है। मच्छरों ने सोचा कि इस आदमी का पॉइजन मेरे अंदर जाएगा, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि जिसको मैं काटूंगा उसको शायद कुछ बीमारी हो, कैंसर हो, वो मेरे को लगेगी। उन्होंने अपने दल को सीधा हॉस्पिटल में ले गए।
जहाँ पे मरीजों को बोतल से जब खून चढ़ाया जा रहा था, उस बोतल के पाइप में डंक मार मार के खून पीना चालू किया। कम से कम इनको तो ओरिजिनल मिल रहा है, और आदमी को भले उसका नाउ मॉस्किटो का जो पॉइजन ब्लड है वो जा रहा है। इससे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि किस तरह से जो काम पहले होते थे किस तरह से दूसरी तरह किए जा सकते हैं। डोंट लिमिट योर चैलेंज में यू आर वर्किंग, विशेष कर रहा हूँ, चैलेंज योर लिमिट्स, क्योंकि अभी वो समय रह गया कि अपनी लिमिट्स और परिधियों को चैलेंज करना जरूरी हो गया है। तो आइए अब आगे इसके क्या क्या महामंत्र है, मैं आपको अवसर के बारे में भी बताऊंगा, और उनके कुछ महामंत्र है। ये महामंत्र मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये महामंत्र उन लीडर्स के मंत्र है जिन्होंने अपने आप को एक सफल उद्योगपति, व्यवसायी, एक समाज सेवी अपने करके दिखाया है। चाहे हिंदुस्तान में वो JRD टाटा हो, घनश्याम दास जी बिरला हो, धीरूभाई अंबानी हो, बिल गेट्स हो, जो भी हो। मैंने सिर्फ एक कोशिश की है कि कई सारे मंत्रों में मैंने उसमें से सिर्फ 5 महामंत्र जो मैं आज यहाँ के इस पावन महायज्ञ के अंदर मैं उसकी आपके साथ में जाप कर सकूं, और आप उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा अपने हृदय में ले जाके क्रियान्वित कर सकें, तो मैं उस उद्देश्य से उस 5 मंत्रों की एक माला आपके सामने अर्पित करूंगा कुछ समय के बाद में। परंतु ये बात जरूर है, एक संतवाणी है, ऊंचे इरादे रखने वालों को सच्ची आस्था व लगन के साथ, जिसे पैशन कहते हैं, सपना देखना जरूरी है। जो आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में, सपना देखने से क्या होता है, जैसे आपने को घर बनाना है, पहले आपको एक सपना देखना जरूरी है कि मेरा बेडरूम कैसा होगा, उसमें इंटीरियर कैसा होगा। यदि आपने वो सपना देख लिया, आपका आधा काम पूरा हो गया, और जब रियल मकान बनेगा तो आपका उसमें सपना सही काम करता है। सपने से सही दिशा, मार्गदर्शन, आत्मबल व आत्मविश्वास मिलता है। इसके लिए है सकारात्मक सोच और साहस की जरूरत। मैंने जैसा कहा कि धीरूभाई अंबानी और जी बिरला और JRD टाटा बिना सपना सोचे आज ये देश के लिए जो उन्नति दी है ये कदापि नहीं होती। ये सपना यदि रामपाल जी ने नहीं देखा होता तो आज भीलवाड़ा को दिलवाड़ा करने में ये पूरी सपना पूरा नहीं हो पाता। इन्होंने सपना जरूर देखा होगा, और वो सपना आज सार्थक अपने सामने दिख रहा है। कभी कभी असफलता हो जाती है, परंतु कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो, समझो और सुधार करो। ये इसमें सीखने की बात है। अंत में मैं इस चुनौती खंड के इस चौराहे से नाव जो भीलवाड़ा तक अभी 6 लाइन हो गई एक्सप्रेस हाईवे की, मैं उस 6 लाइन एक्सप्रेस हाईवे पे ले चलता हूँ, जहाँ पर उन्नत व्यापार और आर्थिक अवसरों के अनगिनत वाहन आ जा रहे हैं। परंतु साथ में भूलिएगा मत, टोल टैक्स भी है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, ट्रैफिक डिसिप्लिन है, पेट्रोल की समस्या की भी बात आ सकती है, ड्राइवर की अवेलेबिलिटी की बात हो सकती है, और मोटा मोटी आपका व्हीकल कैसा है उसकी भी बात आ सकती है। तो ये रोडे हैं, ये चुनौतियां हैं, परंतु 6 वे एक्सप्रेस हाईवे जरूर है, जहाँ पे आपको कोई दूसरा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सभी वर्ल्ड लीडर्स ने कहा था ग्रोथ करने के लिए अभी न तो टैक्स है और न आपको लाइसेंस और परमिशन की जरूरत है, आपको उतना ही अधिकार है जो वो लोग अपने आप में ग्रो कर रहे हैं। इसके पहले यदि मैं कुछ कहता हूं तो मेरे पास में इस देश की ताकत की बात पहले आती है। मैं उस ताकत को एक अपना सन लाइट समझ के मैं आपके सामने पहले छोटे से आंकड़ों के रूप में इस देश की बैलेंस शीट जो प्रेजेंटली है, मैं उसका आपके साथ में एक थोड़ी समीक्षा करना चाहूँगा, क्योंकि यही बात यदि मैं 10 साल पहले या 50-25 साल पहले कहता तो ये एक सूखा भाषण होता। आज मेरे भाषण में ताकत है, और वो ताकत कहाँ से आ रही है, ये इन आंकड़ों से आ रही है।
देश की जीडीपी जैसा बताया 40 लाख करोड़ है और लास्ट 3 साल से ऑलमोस्ट 9% पर एनम दुनिया के अंदर ये दूसरी ताकत है चाइना के बाद में जो इस रफ्तार से बढ़ रही है। आगे आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि ये 10% 11% तक हो सकती है, परंतु एक मानना यदि नकारात्मक सोच से भी देखें, यदि 5% अगले 20 साल में भी बढ़े तो भी हिंदुस्तान हमेशा दूसरे नंबर पे विश्व के अंदर रहेगा। जीडीपी जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि पूरे विश्व की जीडीपी अपने से 40 गुना है। अपनी $1 ट्रिलियन है, 40 लाख करोड़, और विश्व की उसकी 40 गुना कर दीजिए। अमेरिका की 13 गुना है अपने से। परचेजिंग पावर पैरिटी जो अपने एक क्रैक करने की जो क्षमता होती है उसके आंकड़ों से बनाया जाए तो अपनी चौथी बड़ी ताकत है। फिलहाल इन्होंने कुछ करेक्शन करके अपने को 5वें स्थान पे पटक दिया है, पर जल्दी ही वापस अपन चौथे और 2020 के पास में अपन तीसरी ताकत पे आ जाएंगे। फॉरेक्स रिजर्व जो अपने ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का जो कोष है अपने पास 11 लाख करोड़ है, जो 1992 में अपने को कितने टन गोल्ड गिरवे रख के लेना पड़ा और आज के 10% से कम था। सबसे बड़ी ताकत है जनसंख्या, 115 करोड़, विश्व की 17% जनसंख्या आपके पास में है। आज ये जनसंख्या अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं है, एक लायबिलिटी नहीं है, आज ये अपने देश की एक संपत्ति बन गई है। और उस जनसंख्या में सबसे बड़ी जो पावरफुल हाई वैल्यूएशन वाली जनसंख्या है वो है यूथ पॉपुलेशन। 35 साल से कम लोग अपनी यहाँ पे 75 करोड़ जो 65% है। दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है, देश नहीं है जहाँ पे ये इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन हो। एक आंकड़ों के हिसाब से 2012 में 20 साल की उम्र के लोग हमारे यहाँ करीब करीब 45% 46% हो जाएंगे, जो अपने आप में एक नए देश की निर्माण की आधारशिला का आप एक उसमें उत्तर पा सकते हैं। रिटेल बिजनेस में आइए, 1 करोड़ 20 लाख अपने यहाँ रिटेल आउटलेट्स है, अमेरिका में सिर्फ 10 लाख है। और इन सारे रिटेल्स जो छोटे खुदरा बिजनेसेस जो करते हैं उनका 70% ग्रामीण और छोटे शहरों के अंदर है। पर टोटल रिटेल बिजनेस एक आंकड़ों, क्योंकि मैं रिटेल बिजनेस के अंदर काफ़ी अवसर देख रहा हूँ, टोटल रिटेल बिजनेस इंडिया का आज की तारीख में करीब करीब 12 लाख करोड़ है और 2000 ईयर से सन 2000 से 10% एवरी ईयर ये ग्रो हो रहा है। परंतु अमेरिका की एक कंपनी वॉलमार्ट है, उस अकेली कंपनी का अपने पूरे भारत के रिटेल बिजनेस का 80% वो अकेली एक कंपनी करती है। मैं ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ कि एक समझ आ सकती है कि अपने अभी कुछ किया नहीं है, करने की मंजिल बहुत दूर बड़ी है। क्या परिवर्तन आए हैं, ऐसी चीजें क्या हो गई है जो एकाएक आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको मेरा आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको ये कह सकता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, 15 लाख माहेश्वरी भी उस एम्प्लॉयमेंट में कम पड़ेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि थोड़ा सा वो मानस पटेल का जो मैंने आपको एक बताया था तरीका, बस उसको चेंज करने की जरूरत है और मैं आपको आंकड़े के साथ में ही साबित करूंगा। सबसे पहला चेंज आया विश्वकरणीय। ग्लोबलाइजेशन केवल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स का नहीं हुआ है, केवल सर्विसेज का भेजने का वगैरह का नहीं हुआ है, पूंजी निवेश का हिसाब से विश्वकरणीय हुआ है। उसके ऊपर सबसे बड़ा जो अभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो है अपनी बुद्धि का आदान प्रदान होना। हमारे यहाँ से कितने ब्रेन ड्रेन्स हो रहे हैं, वहाँ से बुद्धि जा रही है, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। और उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है, वो भी एक इंटेलिजेंस बुद्धि की बात है। और अब जो शुरुआत जो चालू हो गई है वो है संस्कृति का वैश्वीकरण। हमारी संस्कृति उधर जा रही है, वो अपना रहे हैं अच्छी बातों को, पर उनकी संस्कृति तो एकदम फास्ट अपने देश के अंदर आ रही है। ये विश्वकर्णी में सारे उसमें पहलू आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है, नए मार्केट खुल रहे हैं, नए कॉम्पिटिटर्स हो रहे हैं, नए सप्लाईज के सोर्स हो रहे हैं और इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। उसमें चुनौती भी है तो अवसर भी है। दूसरा,
जिसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, हर पहलू को आपको महसूस करवा रहा है, वो है इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी समझ लीजिए, इंटरनेट समझ लीजिए, मोबाइल फ़ोन समझ लीजिएगा। मेरे ख्याल से विश्व की दूरियां तो कम हो ही गई है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हर तरह से इन तीनों ने झकझोर कर दिया है। मैं एक इसमें जब अवसर पे आऊँगा तो आपको एक थोड़ी मतलब हंसी के हिसाब से भी बात करना चाहूँगा। परंतु साथ ही साथ में जो कस्टमर्स हैं, अब उनको इतनी सूचनाएं मिल रही है कि दुनिया में उनके लिए और अच्छा माल, सस्ता माल, वैल्यू एडेड कहाँ पे बन रहा है। अब वो ये नहीं है कि मेरे ये कस्टमर 20 साल से है वहीं रहेगा, अब उसके पास में दुनिया भर की चॉइसेज है, कहीं से भी वो खरीद सकता है, कहीं से भी वो ले सकता है। ये एक चुनौती भी है तो एक आपके सामने अवसर भी है। थर्ड पॉइंट है चेंजिंग लाइफ स्टाइल, परिवर्तित जीवन स्तर और अपनी प्राथमिकताएं। खास करके मैंने जो बताया था युवा वर्ग, और ये कई तरह की जो चीज़ें हो रही है। एक तो अमेरिका की जो कल्चर दुर्भाग्य से जो आ रही है, पहले हम लोग आज की कमाई में आगे के लिए बचाते थे, और अब क्या हो रहा है, आगे की कमाई आज खर्च कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स के हिसाब से समझ लीजिएगा। तो ये जो एक चीज़ बदलाव आ रहा है, और विशेषकर युवा वर्गों में, और ये जो बीपीओ साइड में जहाँ पे यंगस्टर्स, कई लेडीज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स सारे उसमें लगे हुए हैं, उनकी स्पेंडेबल इनकम्स बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस हिसाब से उनकी जो प्राथमिकता है अपने जीवन स्तर में, लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं तो उसकी अडॉप्ट कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए मालूम पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आ गया है। और दूसरी अफोर्डेबिलिटी, इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है कम से कम मकान और कार के लिए, और क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, तो ये अफोर्डेबिलिटी का एक और बदलाव है। इन सारे परिवर्तनों में देखिए, परिवर्तन जैसा कल मर्दाजी साहब ने बताया था, वो परिवार के परिदृश्य में बताया था, परिवर्तन बुरा नहीं है। और मैं कोई इस परिवर्तन की क्रिटिसाइज के रूप में आपके समक्ष खड़ा नहीं हुआ हूँ। ये परिवर्तन को सिर्फ अपने को स्वीकार करना है, और स्वीकार करके अब थोड़ा सा मानस पटल को चेंज करके अब नए अवसर आ रहे हैं, उनको आपको अपनी बहू बना के घर में लाना है। सिर्फ जरूरत है इस परिवर्तन के संदर्भ में जो नए नए अवसर आ रहे हैं, आप उन्हें रिजेक्ट मत करिएगा, आप उनमें देखिएगा आप उसमें क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो है अपनी इंटीग्रिटी वैल्यू की, अपनी ऑनेस्टी की वैल्यू की। कम से कम वो एक अपने को, जैसे शिरोमणि न्यायमूर्ति ने कहा था कि अपराध जगत में माहेश्वरी जी का कोई नाम नहीं है, वो एक अपने को बरकरार रखना है। पहले आइए अवसर के अंदर रिटेल बिजनेसेस में, जो देश में सबसे बड़ा 12 लाख करोड़ मैंने बताया था, 300 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर होता है। ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर जो आप देखते हैं आजकल के, डिपार्टमेंट स्टोर्स, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, जो एक मॉडर्न टाइप की जो रिटेलिंग आ रही है, और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो आके यहाँ चालू कर रही है, आपको जान के ताजुब होगा, अभी तक उसका पूरा शेयर 4% भी नहीं हो पाया है। उस 4% मतलब 48,000 करोड़ का वो बिजनेस आज देश में कर रहे हैं। परंतु सोचने वाली बात है कि वो बिजनेस का जो ग्रोथ है अगले 4 और 5 सालों में 35% से 40% हर साल उसकी ग्रोथ होगी। मैं तो कहता हूँ कि अपने को उन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहिए जो इंडस्ट्रीज 20%, 30%, 40% बढ़ रही हो। यदि वो बढ़ रही है तो हम लोग बढ़ेंगे, चाहे आप एग्जीक्यूटिव रूप में ज्वाइन करें, या उनके पार्टनर के रूप में ज्वाइन करें, या उनके बैक एंडेड प्रॉफिट शेयर के हिसाब से ज्वाइन करें, लेकिन ज्वाइन उन्हीं को करना चाहिए। एक संदीप जी ने बताया था एविएशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो हवाई जहाज की इंडस्ट्रीज़ के बारे में कई अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी ग्रो कर रही है, उसके साथ जुड़िए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ देखिए बहुत ज़्यादा है। रिटेल्स में भी ग्रोसरी एंड जो अपने बेवरेजेस के, जो फूड्स एंड बेवरेज, जो बेसिक जो रोज़मर्रा की किराना वाली चीज़ें हैं, 65% तो उसी का योगदान है। उस बिजनेस में तो हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी, बाकी सब दूसरे बिजनेसेस बहुत हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां आ रही है, चाहे वॉलमार्ट हो या टेस्को हो, स्ट्रेसबेरी हो या मेट्रो हो, केयरफॉर हो, ये कंपनियां आखिर कहाँ से लाएंगे इतने सारे लोग?
इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, मैं कंजर्वेटिव बेसिस पे बता रहा हूँ कि 2012 तक इनको 1.5 करोड़ लोगों की जरूरत पड़ेगी। 1.5 करोड़ तो मतलब मैं कम ही बता रहा हूँ, यदि उसका इनडायरेक्ट रेशियो देखा जाए तो और भी ज़्यादा पड़ेगा। अभी फिलहाल 20 दिन पहले आदित्य बिरला का पेपर में न्यूज़ आया था कि दे नीड 55,000 उनको एम्प्लॉय चाहिए अपने रिटेलिंग बिजनेस के लिए। उसके पहले रिलायंस के एडवर्टाइज थे, ये लोग कहाँ से लाएंगे? उनके जो एचआर के चीफ ने बताया कि ये आदमी नहीं मिलेंगे, इसके लिए हम ऐसे जो लोग हैं जो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं उनको हम फॉरेन से एक्सपेक्टेड के रूप में यहाँ पे बुलाएंगे। यदि ये सिचुएशन है डिमांड सप्लाई के हिसाब से, तो अपने आप में स्वाभाविक रूप में ये अवसर नहीं तो क्या है फिर? बस सिर्फ पहचानना है कि आपको किस तरह से इसके अंदर आगे आना, आपको जस्ट पता लगाना है ये अवसर है आपके लिए, तो अवसर सामने खड़ा है, उनको बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको सोर्सिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो अपने फार्म लैंड्स में हर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर पाएंगे? आप उसके एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन सकते हैं, आप उनके हिसाब से क्वालिटी प्रोड्यूस करके उनको सप्लाई कर सकते हैं। उनको सप्लाई करने का मतलब हुआ कि आप न केवल उनको अपने इंडिया मार्केट के लिए कर रहे हैं, कल हो सकता है उनके जरिए आपकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल हो, आपका भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट्स का काम उसमें हो सकता है। सर्विसेज में वेंडर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, उनके स्टोर्स की जरूरत पड़ेगी, उनके इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर सबसे ज़्यादा एक जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे भाई आईटी के अंदर पैशनेट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, बिलिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए उनको एक कंप्यूटर सिस्टम्स के मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। वो आज इंडियंस अग्रणी है काफ़ी, और माहेश्वरी उसमें बहुत ज़्यादा अग्रणी है, वो दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको आने दो, वो अपनी जनता को माल बेचेंगे। उनके रिलेटेड ये जितनी भी सेवाएं हैं, ये सब सेवाएं आज हिंदुस्तान के लोगों के लिए अवसर है, और उसके अंदर मैं समझता हूँ 15 लाख माहेश्वरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें तो खैर सभी एम्प्लॉयड, मैं नहीं कहता हूँ कि अपने यहाँ कोई बेरोजगारी भी है। ग्रामीण मार्केट में उन भाइयों से जिनको पता है कि जैसे आईटीसी के ई चौपाल है, एग्री फार्म्स के हिसाब से आजकल ये कई चीज़ें जो हो रही है, हरियाली बाजार में डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप इंटरनेट पे पता लगा सकते हैं। आधार है गोदरेज का, इनमें आप देखिएगा, आप सिर्फ साइट्स देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। उनके हिसाब से तो एक्चुअली 10% उसके पोटेंशियल का नहीं हो रहा है। सॉरी। रियल एस्टेट डेवलपमेंट ये एक अलग फील्ड है अपने आप में। पहले समझते थे कि रियल एस्टेट मतलब इसमें रोकड़ा ज़्यादा है, ये काम हमारा नहीं है। इतनी जो मॉल्स आ रही है, अगले 3 साल में जितनी मॉल्स का जो हुआ है उससे 5 गुना ज़मीन चाहिएगी। उस मॉल्स को और उस प्रेमाइजेस को मेंटेन करना अपने आप में एक रोजगार है, एक अपनी अपॉर्चुनिटी है। उसको मेंटेन करना, सर्विसिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में मॉल सिर्फ अपने यहाँ सिर्फ 2 स्क्वायर फीट पर पर्सन हो रही है पर कैपिटा, और यही अमेरिका के अंदर 16 स्क्वायर फीट पर पर्सन है। बीपीओ एक्टिविटी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब वाकिफ है। एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट, कितना भी करो ये मार्केट का कोई मेजरमेंट नहीं है, जहाँ पे दिमाग और कान और आंखें और हृदय जब जुड़ जाते हैं उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। पर प्रोग्राम कैसे आ रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, ये घर घर की कहानी है। कभी 3-4 बेटियां आती है, 3 बहुएं हो जाती है, पर जानबूझ के वो कभी भी ये नहीं देता कि कभी ससुरा भी दामाद था, क्योंकि देखने वालों को ये चाहिए कि भाई कहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल होता है, और सब काम छोड़ के महिलाएं ऐसे प्रोग्राम में देखने के लिए बाध्य हो जाती है। सॉरी, माफ कीजिएगा। टूरिज्म सिर्फ 17% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अपने सिर्फ 0.4% टूरिज्म है वर्ल्ड के हिसाब से। ये एक नया फील्ड उभर रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इतने लोग आएंगे, उनको कुछ तो थोड़ी तो आपको निपुणता के लिए एक ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। आदित्य बिरला ने यह डिसाइड किया है अपने रिटेल शॉप में कि जो पेरोल प्रोसेसिंग है, जिनको सैलरी वेजेस देने का काम है, उनकी ट्रेनिंग का काम है, और उनके ग्रीवेंसेस जो शिकायत आती है, ये हम बाहर देंगे, किसी को दे देंगे। तो बाहर दे देंगे, किसको देंगे? आप तैयार होइए और
ये काम इस तरह से हर क्षेत्र में आना चालू हो जाएगा। कमर्शियल फार्मिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लिस्ट लंबी है। मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी, मेरे कहने का मतलब है कि अवसर इतने हैं कि शायद आपके कल्पना के बाहर है। गुड न्यूज़ ये है कि आज के एग्जिस्टिंग रिटेल बिजनेस को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 70% तो वैसे भी रूरल एरिया में है। सिर्फ करना यह है, 4 चीज़ें करनी है यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस को और निखार लाना है। सबसे पहले इनको थोड़ा प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। आप आदमी को सैलरी ज़्यादा दो, उसको लो जो आपसे ज़्यादा होशियार हो, स्पेशलाइज करो। जरूरत पड़े यदि आपके पास मॉल आ गई है तो लेट्स नॉट कैरी ईगो, उसको और कहीं दूसरी जगह रीलोकेट कर लो, क्योंकि कंजम्पशन इस इंडिया में कमी नहीं है। थोड़ी एफिशिएंसी करनी, इंप्रूव करनी पड़ेगी आईटी के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थोड़े से आप सिस्टम्स उसमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। बिजनेस मॉडल्स को चेंज करना पड़ेगा। ये मेरा एक आपसे निवेदन है, इसके बारे में आप सोचिएगा। चाहे फ्रेंचाइजी बनो या सब फ्रेंचाइजी बनो या उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनो, आइए एक टीम वर्क बनाते हैं, और टीम वर्क के जरिए, जिसको इंग्लिश में कोऑपरेटिवनेस, कोलैबोरेटिवनेस जो भी कहिएगा, दोनों मिल के दौड़ते हैं। जहाँ धरती होती है वहाँ पे खरगोश दौड़ता है कछुए को अपने ऊपर बैठा के, और जहाँ पानी आता है कछुआ दौड़ता है पानी पे खरगोश को अपने ऊपर बैठा के। ये जब बात होती है, अब आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लड़ाई करने से फायदा नहीं है। कहने का काम मेरा है। इन महामंत्रों ने उन लोगों को, दिग्गजों को शिखरों पे पहुंचाया है, मैंने उनको उसमें से चुना है, एक छोटी माला बनाई है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली माला का मनिया है, आपको बिजनेस और सर्विस की प्रगति को आउटसाइड इन के दृष्टिकोण से देखना है। मैं समझाऊंगा क्या चीज है। आप क्या बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आपका कस्टमर को क्या चाहिए, गैप है। आप पहले कस्टमर को देखिएगा, फिर अपने अंदर देखिएगा, और जरूरत पड़े तो अपने व्यापारिक प्रणाली, अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसमें यदि चेंज करना हो, चेंज करिएगा। जिन्होंने चेंज किए कामयाब हो गए। पहले डेस्कटॉप होता था, लैपटॉप हो गया, अभी टेबल टॉप हो गया। पहले टीवी बड़ा होता था, फ्लैट स्क्रीन हो गया। पहले वॉच आती थी, आज इसके साथ कैलकुलेटर भी आता है, अलार्म आता है। पहले मोबाइल आता था, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कैमरा आजकल नोकिया हो गया है, अब उसमें कैमरा का भी हो गया, दुनिया भर की चीजें आ गई उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कस्टमर के पास में जाके देखना है और उधर से दृष्टि अपने बिजनेस के अंदर देखनी है, दैट इज आउटसाइड इन। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि बस लिमिट हो गई, इससे ज्यादा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड मैच्योरिटी इन द बिजनेस। एक बड़ी मछली को एक छोटे से पानी में बैठा दिया जाए, उसको लगेगा कि छोटी छोटी मछलियां थोड़ी बहुत है। उसी मछली को एक बड़े तालाब में बैठा दिया जाए तो उसको लगेगा कि बहुत सारा अवसर है, बहुत सारी और मछलियां खाने के लिए है। और ऐसे ही बिजनेस और व्यापार के अंदर देखा जाए तो उस सीमाओं के बाहर देखना है जो कस्टमर की जरूरतें और उसकी अपेक्षा हैं। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी किताबें आप इंटरनेट में भी देखेंगे। मैं युवा वर्गों से कहूँगा कि विशेषकर आप देखिएगा सक्सेस स्टोरी ऑफ फोर्ड, सक्सेस स्टोरी ऑफ नाइकी, सक्सेस स्टोरी ऑफ कोक, एंड सबसे ज़्यादा बड़ी स्टोरी यदि पढ़नी हो, जी करके कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिकल्स, जिन्होंने एक नज़रिए से सीमा के बाहर देखा, कंपनी कंटिन्यूसली डबल डिजिट से प्रोग्रेस करी। ये सारी कंपनियां डबल डिजिट में प्रोग्रेस कर रही है, चाहे रिसेशन हो या कुछ भी हो। चौथा मणिया है, आपको 3 एक्ट करना है, ड्रामा करना है। मैंने पहला ड्रामा किया था कि आप मोबाइल फोन बंद करें ताकि आप मेरी बात सुन सकें। 3 एक्ट करना है। सबसे पहला है एक्ट है कि जागरूकता। आपको समझना आपके बिजनेस और रोजगार में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। चेंजेस क्यों लाना है? ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस खराब है, जब तो लाना ही है, आप और मेरे कहने से कोई फायदा नहीं है। चेंजेस लाना है कि आपको अपने चेंजेस का अलर्टनेस भी मालूम हो जाना चाहिए। एंटीसिपेट करिएगा क्या क्या ये परिवर्तन से चेंजेस हो सकते हैं, तो चेंजेस परिवर्तन लाना है। तीसरा परिवर्तन लाना है, आपको यदि अपने आप में हमेशा एक अग्रणी बिजनेस में रहना है, कॉम्पिटिटिव स्कोरिंग आपको एज उसके रखना है, तो आपको फिर भी चेंज
कंटिन्यूसली करते रहने पड़ेंगे। दूसरा है रचनात्मक विध्वंसता। ये एक सब्जेक्ट बहुत खतरनाक विषय है। जब मैं कहता हूँ विध्वंसता, बिजनेस में कई बार आपको ऐसे बिजनेसेस को कत्ल करना है, किल करना है, उसको छोड़ देना है, उसको त्याग देना है, ताकि नए बिजनेसेस का आप अपने बिजनेस में समावेश कर सकें। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस। जी ने जब नया सीईओ जो बना था, उसने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 400 बिजनेस उसने ओवरनाइट बंद करवा दिए थे। और ये बात अलग है, 600 बिजनेस और साथ में लाए थे। उसको लगा था कि विश्व के इतिहास में उसको यदि लीडर रहना है तो कई बिजनेसेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और थर्ड है, यदि रचनात्मक विध्वंस हुआ है तो आपका कुछ बिजनेसेस का पुनर्निर्माण करना है, जो मैंने आपको जी का एग्जांपल अभी दिया था। लास्ट मणिया है कि आपका पैसा, आपको चाहिए आपका पैसा काम करते रहे। उसको एफडी में डाल दिया तो वो पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ देखते रहिएगा। ये बहुत, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सीएफओ बेस्ट, सॉरी मैं एशिया का नहीं था, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मैं इंडिया का बेस्ट 3 टाइम्स सीएफओ रह चुका हूँ। मेरा कुछ एशिया से करके कुछ ज़्यादा ही सम्मान कर दिया। फाइनेंस के हिसाब से मैं आपको सिर्फ एक मंत्र देना चाहूँगा इस स्टेज के से। 4 लीवर है आपके बिजनेस को अच्छी तरह से परखने के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए। जैसे अपन कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, बीपी है, डायबिटिक है, ऐसे मेरे पास में 4 लीवर है। पहले